हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, हम भी बढ़िया फर्स्ट क्लास, और हमेशा फर्स्ट क्लास ही रहना चाहिए। चलिए बच्चों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ याद है? चलिए, कुछ याद नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने बच्चों किया था, नंबर 1 हमने पढ़ा था चेयरमैन। चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन नॉर्मली कौन डिसाइड करता है? आर्टिकल डिसाइड करते हैं। वी विल रिवाइज वेरी क्विकली। फिर अगर चेयरमैन उसमें से अवेलेबल नहीं हो पाता है तो यस, जो भी मेंबर्स अवेलेबल होते हैं उनमें से कोई एक पर्सन को चेयरमैन चुन लिया जाता है, ठीक है। और वो चेयरमैन रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए चेयरमैन रहता है, जिसको चुना जाता है कैसे? बाय शो ऑफ हैंड से। शो ऑफ हैंड से उन्होंने चुन लिया, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। लेकिन अगर क्या हुआ, इफ डिमांड फॉर पोल इज मेड बाय मेंबर्स, देन पोल होगा और उसके बाद जो भी चेयरमैन चुना जाएगा दैट विल बी द चेयरमैन फॉर रेस्ट ऑफ द मीटिंग। ही मे बी राम, ही मे बी श्याम। यस, क्लियर? लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या हो सकता है? जो कंपनी का मेंबर भी हो सकता है और मेंबर नहीं भी हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो सकता है? ए गन विदाउट ए बुलेट। ए गन विदाउट ए बुलेट जो हो सकता है उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सी। क्लियर? उसके बाद कहता है एक बंदा कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है? मैक्स टू मैक्स 50 लोगों का, लेकिन 10% ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग रहनी चाहिए उनके पास शेयर कैपिटल का। अगर किसी के पास 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है तो यस, केवल 1% का वो प्रॉक्सी माना जाएगा। क्लियर? ऐसा कुछ याद है? चलिए, अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एक हमने पढ़ा था कोरम। आपको याद हो तो कोरम। कोरम क्या था? यस, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी प्रेजेंट इन ए मीटिंग टू वैलिडेट इट। मतलब मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कोरम की नीड होती है। मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कोरम की नीड होती है। रेजोल्यूशन पास करने के लिए कोरम की नीड नहीं होती है। सपोज मीटिंग के स्टार्ट करते समय देयर आर 6 मेंबर इन विच 1000 मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के हैं, उसमें 6 मेंबर्स रिक्वायरमेंट है। यस, इट इज डन। 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, 6 मेंबर्स कंप्लीट। लेकिन क्या रेजोल्यूशन करते समय वो मेंबर्स चले जाते हैं, उनमें से 2 चले जाते हैं, तो क्या रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? 100% पास हो जाएगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट करने के लिए क्वोरम की नीड है, रेजोल्यूशन पास करने के लिए क्वोरम की नीड नहीं है। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, फिर हम आज के टॉपिक को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन मीटिंग्स। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब है कि किसी भी मीटिंग में, किसी भी कंपनी में जो गवर्नर होते हैं, ठीक, वो भी तो शेयर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नर और प्रेसिडेंट को पूरा राइट है कि वो किसी भी कंपनी में चाहे तो शेयर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं प्रेसिडेंट साहब की बात करूं आज की डेट में, तो प्रेसिडेंट कौन है हमारे, पता है क्या? रामनाथ कोविंद। क्लियर? और गवर्नर की बात करूं इंडिया की, इंडिया का नहीं होता गवर्नर, गवर्नर स्टेट वाइज होता है बच्चों। क्लियर? चलिए, तो क्या कह रहे हैं, अगर किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है किसकी? गवर्नर की और प्रेसिडेंट की, तो क्या होगा? सिंपली, अब गवर्नर के पास तो बच्चों बहुत सारा काम होता है और प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारा काम होता है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है? इसके लिए प्रोसीजर अपनाया जाता है, अगर उन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, हम लोगों ने पढ़ा था जब गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा था, आपको अच्छे से याद हो, कुछ याद हो तो बता देता हूँ। 245 में हमने पढ़ा था कि किसी भी कंपनी के शेयर्स, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स अगर हेल्ड किए हुए हैं तो वो शेयर जो किसके नाम में रखे जाएंगे? हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट के नाम में रखे जाते हैं। अब प्रेसिडेंट के नाम पर शेयर सर्टिफिकेट आता है तो ये उसके नाम पर रखे जाते हैं। अब कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है, अब कंपनी की मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में सबको बुलाया जाना जरूरी है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द कंपनी, सिंपली, तो उनको भी नोटिस जाएगा। अब प्रेसिडेंट साहब तो बहुत बिजी हैं, तो वो कैसे आएंगे? तो वो क्या कर सकते हैं बच्चों? उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। वो किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जिसको वो चाहे, और वो जो अपॉइंटेड पर्सन होगा दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव। दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव, और उसको सारे वो राइट्स होंगे जो कि कंपनी के राइट्स मिलने चाहिए। जो भी राइट्स मिलने चाहिए वो सारे के सारे राइट उसको अवेलेबल होंगे। किसको? आपके
जो भी आपने बंदे को चूज किया है उसको वो सारे राइट्स अवेलेबल रहेंगे। क्लियर? पक्का? चलें? चलिए चलते हैं, क्या कहना चाहते हैं आगे। क्या कहना चाहते हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सपोज हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, मैंने आपको बताया था ना कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है। उन्होंने सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उस कंपनी में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। मतलब कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम है, मिस्टर प्रेसिडेंट का नाम है एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी। क्लियर? अब क्या होता है बच्चों, अब कंपनी की जो भी मीटिंग होगी, मीटिंग का नोटिस जाएगा क्या, सभी मेंबर्स को जाता है, बिल्कुल जाएगा। मीटिंग का नोटिस उनको जाएगा, 100% मीटिंग का नोटिस जाएगा, यस। अब वो मीटिंग में आ सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। सपोज नॉर्मली वो लोग नहीं आते बिकॉज दे आर वेरी बिजी, दे आर वेरी बिजी पर्सन, पूरी कंट्री का कार्यभार उनके पास में होता है, तो वो क्या कर सकते हैं। सपोज मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद क्या कर सकते हैं, एक पर्सन जिसका नाम है रामू, उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एज क्या, रिप्रेजेंटेटिव किसका, ऑफ रामनाथ कोविंद। क्या हो जाएगा, अपॉइंट कर सकते हैं उसको, कैसे, रामू को, रिप्रेजेंटेटिव। अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा क्या वो मेंबर है, आंसर इज नो। तो मेंबर नहीं है तो वो प्रॉक्सी हुआ, नॉर्मल शब्दों में वो हुआ प्रॉक्सी, ठीक है। तो क्या उसको मेंबर वाले राइट मिलने चाहिए। अगर हम नॉर्मल बात करें तो, नॉर्मल डिस्कशन करें तो प्रॉक्सी को कोई भी राइट नहीं होते, प्रॉक्सी को केवल एक राइट होता है, वो कौन सा होता है, वो केवल वोट दे सकता है। लेकिन इस केस में हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सी विल बी ट्रीटेड एज ए मेंबर, प्रॉक्सी मेंबर की तरह ही काउंट किया जाएगा, क्वोरम में भी उसकी काउंटिंग की जाएगी और उसको वो सब राइट्स होंगे जो मेंबर को होते हैं। क्या होंगे, प्रॉक्सी shall have the same rights as of a member। जैसे मेंबर को होते हैं वैसे ही इनको भी पूरे राइट मिलते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। चलिए अब समझते हैं कंसेप्ट को क्या कहता है। आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन इंडिया कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी कंपनी में कहते हैं सेक्शन 112 अप्लाई होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपको पता है, और गवर्नर होते हैं स्टेट के, आपको पता है गवर्नर होते हैं स्टेट के, प्रेसिडेंट हो गए इंडिया के। इफ ही इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी, अगर वो कंपनी का मेंबर है तो अपॉइंट कर सकता है क्या, जो वो ठीक लगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव। हमने रिप्रेजेंटेटिव किया किसको, हमने बनाया रामू को रिप्रेजेंटेटिव, वो शामू को भी बना सकते हैं, जिसको वो चाहे उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ एनी मीटिंग और एनी क्लास ऑफ मीटिंग, किसी भी मीटिंग के लिए बना सकते हैं, कोई भी क्लास के लिए बना सकते हैं। ए पर्सन सो अपॉइंटेड, मतलब सो अपॉइंटेड की बात यहाँ पर है कौन, मिस्टर रामू,
सो अपॉइंटेड मतलब रामू शैल बी डीम्ड टू बी मेंबर ऑफ सच कंपनी, यस वो उस कंपनी का मेंबर मान लिया जाएगा। डीम्ड फैक्टर अकाउंटिंग में बहुत पड़ा होगा। डीम्ड फैक्टर मानो या मत मानो हम तो मान लेंगे, सिंपल। तो डीमिंग का डीम्ड का मतलब क्या हुआ कि हमने मान लिया है, उसको मेंबर मान लिया जाएगा। चलिए वो क्या कह रहे हैं उसके बाद, he shall be entitled to exercise the same rights and powers including a right to vote by proxy and postal ballot. Exercise the same rights, exercise the same rights and powers। जितनी भी राइट्स एंड पावर किसके पास है, रामनाथ कोविंद जी के पास है, उतनी पावर किसको मिल जाएगी, मिस्टर रामू को मिल जाएगी। वोट देने का राइट तो मिलता ही मिलता है और पोस्टल बैलेट का राइट भी मिल जाएगा। जब हम पोस्टल बैलेट पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से क्लियर करेंगे बच्चों। क्या है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ एज द केस में भी द गवर्नर कुड एक्सरसाइज एज द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या मतलब, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी पावर यूज कर सकते हैं मेंबर के रूप में, वैसे ही मिस्टर रामू कैन यूज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर कि यस अगर कोई कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में शेयर होल्ड किए हुए हैं तो ये शेयर किसके नाम पर होंगे, 100% मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। स्टेट की हम बात करें, अगर स्टेट ने किसी जगह पर शेयर होल्ड किए हुए हैं तो उस पर गवर्नर का नाम वहाँ पर होगा। लेकिन कहते हैं जी क्या उनको मीटिंग का नोटिस दिया जाना चाहिए, 100% नोटिस दिया जाना चाहिए। क्या वो मीटिंग में आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अगर वो आ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो यस वो अपना क्या कर देंगे, वो अपना बच्चों एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देंगे और वो उस मीटिंग में आएगा और उस मीटिंग के सारे कामों को ऐसे ही करेगा जैसे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ने किया हो। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉरपोरेशंस एट मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड क्रेडिटर्स। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉरपोरेशन एंड मीटिंग्स, किसी कंपनी में एक दूसरी कंपनी मेंबर हो सकती है, बिल्कुल मेंबर हो सकती है। तो वो क्या हो सकती है, उस मेंबर में क्या हो सकती है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी में मीटिंग अटेंड करने जा सकती है, आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन है। क्या या तो आर्टिफिशियल होगा या नेचुरल होगा, दोनों तो ही नहीं सकता। आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी इज बीइंग because company being an artificial person cannot take part in the meeting of the company, but on behalf of the company some authorized people can go there and attend the meeting of the company. Section 113 tells about the story, same story जैसा हमने अभी पढ़ा है, बस अभी काम क्या हो जाएगा थोड़ा सा बताते हैं। अभी क्या हो जाएगा, छोटा सा चेंज क्या हो जाएगा, अभी एक छोटा सा चेंज आएगा उसकी हम बात करते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सपोज एक कंपनी है, फिर हम बात करते चलो दूसरी कंपनी को ले आते हैं। एक कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, एक कंपनी आपके PQR लिमिटेड। ये कंपनी ABC लिमिटेड PQR कंपनी में क्या है, मेंबर है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर इनके आर्टिकल अलाउ करें तो यस ऐसा हो सकता है। अब मीटिंग का नोटिस जाएगा, मेंबर है तो मीटिंग का नोटिस जाएगा। अब कंपनी कैसे आएगी मीटिंग अटेंड करने, अब ABC लिमिटेड कैसे आएगी बच्चों, ये तो क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है, 100% आर्टिफिशियल पर्सन है तो आ नहीं सकती है, तो आ नहीं सकती है तो ये क्या करेगी, ये कंपनी क्या करेगी, कौन सी, ये कंपनी ABC लिमिटेड क्या करेगी, यहाँ पर अपने कुछ इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सिंपली कंपनी को मैनेज जो करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, कुछ लोगों को क्या करेंगे, कुछ लोगों को कर देंगे या कुछ एक पर्सन को कर देंगे जिसको वो ठीक लगे, क्या कर देंगे, ऑथराइज कर देंगे कि जाओ और हमारे ब्याह पर मीटिंग करो, जाओ और हमारे ब्याह पर मीटिंग अटेंड करो, फटाफट से निकलो और मीटिंग अटेंड करो, और जो भी तुम डिसीजन लोगे हमें वो डिसीजन मानने होंगे, जो भी तुम डिसीजन लोगे हमें वो डिसीजन मानने होंगे। क्लियर, क्या कहता है ABC लिमिटेड क्या कर सकती है, PQR लिमिटेड में अगर ABC लिमिटेड मेंबर है तो यस
बिकॉज ABC लिमिटेड इज एन हैविंग इन आर्टिफिशियल कैपेसिटी। ये कोई हमारी तरह नेचुरल पर्सन तो है नहीं, जब मन किया चले गए। अब कंपनी को जाना है तो वो कैसे जाएगी? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे और किसी पर्सन को ऑथोराइज करेंगे और वो पर्सन चली जाएगा और उसको क्या मिलेंगे? उस ऑथोराइज्ड पर्सन को क्या मिलेंगे? वही मिलेंगे सेम पावर, सेम राइट जो थे मेंबर को। कौन से वाले मिलेंगे? जो मेंबर को मिलते हैं वही मिलेंगे। मतलब कौन से वाले मिलेंगे? सेम राइट एज ऑफ मेंबर। जो भी मेंबर को राइट मिलते होंगे वही वाले राइट सारे मिल जाएंगे। कौन से राइट मिल जाएंगे? जो भी राइट मेंबर को मिलते हैं वही सारे राइट मिल जाएंगे। बिल्कुल वो वैसी पावर यूज कर सकेगा जैसे कि मेंबर यूज करता है। कौन? ऑथराइज्ड पर्सन। इन दैट केस रामू, श्यामू, महेश, दिनेश कोई भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आ जाओ बच्चों फटाफट से, अब हम पढ़ते हैं ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एंड मीटिंग्स ऑफ ए कंपनी एंड क्रेडिटर्स। किसी भी कंपनी की मीटिंग हो, कोई भी हो, कोई टेंशन नहीं है। कह रहे हैं वेयर ए बॉडी कॉर्पोरेट इज ए मेंबर इन द कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट हमने बताया दैट्स इट्स ए ब्रॉडर टर्म। सेक्शन 211 में आपका लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट, है ना। वो क्या कहती है? कहती है कि अगर कोई क्रेडिटर, मेंबर और एक क्रेडिटर इंक्लूडिंग ए होल्डर ऑफ डिवेंचर ऑफ द कंपनी, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? मेंबर हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है या डिवेंचर होल्डर हो सकता है। सिंपल कोई भी हो सकता है। एंड इट ऑथोराइज। कौन? इट मतलब कंपनी, ये नहीं। एंड इट ऑथोराइज्ड एनी पर्सन एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव at any meeting of company or any class of member of the company or at any meeting of creditors of the company। मतलब कुछ भी, क्या मीटिंग हो कंपनी की, किसी भी क्लास की हो या क्रेडिटर्स की हो, डेटर्स की हो, किसी भी को, तो कंपनी क्या कर सकते हैं? ऑथोराइज कर सकते हैं सम पर्सन को, और वो ऑथोराइज्ड पर्सन सम सच रिप्रेजेंटेटिव सेम पावर एंड राइट्स including right to vote by proxy and postable on the behalf of company shall be available to the person। क्लियर? सेम राइट्स उसको मिलेंगे, जो भी मिलने चाहिए वो सेम राइट्स उसको अवेलेबल रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? ओके डन। चलिए आगे चलें। दो कंसेप्ट ओके, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113। सेक्शन 112 कौन सा? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। एंड 113 कौन सा? ये वाला। क्लियर? कॉर्पोरेशन जब होता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, बड़ा अच्छा है। रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, जैसे नॉर्मली क्या होता है बच्चों, स्कूल्स में आप लोग गए होंगे बचपन में, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो क्या होता होगा? आप स्कूल में पढ़ते हैं तो यस, क्या काम हो सकता है? ये हो सकता है मैम कहते हैं कि बच्चों आपकी फीस नहीं आई है तो आप प्लीज़ फीस सबमिट करा दीजिए। अगर आप फीस सबमिट नहीं कराएंगे तो यस, कल के फंक्शन में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ कंपनी, ऐसा कुछ क्या स्कूल कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है। जैसे स्कूल को लगता है ऐसा कुछ कह देना चाहिए तो यस, 100% स्कूल ऐसा बोल सकता है। और रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सिंपल कि आपने ड्यूज पे नहीं किए हैं। सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ड्यूज पे नहीं किया, उस केस में रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंपनी के रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। कंपनी वोट देने के राइट पर रोक लगा देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। प्रोहिबिट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि क्या कुछ समय के लिए, इस समय के में आप वोट नहीं दे सकते, आपको ये राइट अवेलेबल नहीं है बिकॉज आपने ये काम नहीं किया है। कंपनी के पास क्या राइट अवेलेबल है? बिल्कुल राइट अवेलेबल है। किस चीज़ का? कंपनी चाहे तो मेंबर्स के राइट्स पर, वोटिंग राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मतलब मेंबर के वोट देने से रोक सकते हैं। सिंपल शब्दों में मेंबर को वोट देने से रोक सकती है। अब वोट देने से रोक सकती है, इसका क्या मतलब होता है? वो कब रोक सकती है? केवल 2 केसेस में रोक सकती है बच्चा, ओनली 2 केसेस में रोक सकती है। नंबर 1 तो कंपनी को कोई अमाउंट पे करना हो रिलेटेड टू शेयर्स, कंपनी को उसने नहीं पे किया हो, कोई कॉल्स पर कुछ अमाउंट ड्यू हो,
मेंबर ने वो पे नहीं किया होगा। और दूसरा, कंपनी ने शेयरों पर लीन लगा रखा हो। लीन मतलब कंपनी के वो ग्रहण अधिकार में हो, कंपनी के पोजेशन में हो, कंपनी का उस पर पहला राइट हो। उस इन दो केसेस के अलावा किसी और केस में आप कंपनी के और मेंबर के वोटिंग राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। मेंबर के वोटिंग राइट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। 1% भी आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। क्लियर? तो क्या कहा, रेस्ट्रिक्शन वोटिंग राइट पर रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ओनली कितने केसेस में? 2 केसेस। नंबर 1, शेयर पर कोई कॉल मंगाई हो। कैसे कॉल मंगाई हो, कैसे मंगाई हो? सपोज 10 रुपीज का शेयर है, ठीक है, सिंपल शब्दों में बात करें, सपोज अपना कितने रुपए का शेयर है, मैं कहता हूँ 10 रुपीज का शेयर है, आपने 4 रुपीज पे किया, अभी 6 आप पर बैलेंस है और बाकी सबने पे कर दिया लेकिन आपने नहीं पे किया, आप पे नहीं कर रहे हो, तो यस कंपनी आपके वोटिंग राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आंसर इज यस। केस नंबर 2, कंपनी ने किसी भी वजह से आपके शेयरों पर लीन लगा हुआ है। लीन मतलब यहाँ पर कंपनी का राइट है। अब कंपनी अपनी पावर्स को यूज कर सकती है और आपको कह सकते हैं, हेलो मिस्टर, शेयर्स तो आपके ही नहीं है, ये कंपनी के शेयर्स हैं, अब आपको वोटिंग देने की कोई नीड नहीं है, कंपनी अपने आप देख लेगी। ओके, ये 2 केसेस में कंपनी ऐसा कर सकती है। कैसे कह सकते हैं, चलते आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 106 ऐसे बोलता है, सेक्शन 106 कहता है, प्रोवाइड द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी में प्रोवाइड दैट नो मेंबर शैल एक्सरसाइज एनी वोटिंग राइट्स रिस्पेक्ट टू एनी शेयर्स, किसी भी शेयर के रजिस्टर्ड इन हिज नेम, जो उसके नाम पर होंगे, ऑन विच, क्या कह रहा है, एनी कॉल्स और अदर सम्स प्रेजेंटली पेएबल बाय हिम। ये सेम एग्जांपल, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए पे के, कोई भी अमाउंट उस पर पेएबल है तो यस, वो कॉल से रिलेटेड कुछ पैसे उसने नहीं दिए गए, यस, तो उस पर रोक ला सकते, बिल्कुल रखते हैं। और इन रिगार्ड टू विद द पेमेंट है, कंपनी एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन, लीन का राइट लगा दिया गया है। इस केस के अलावा कंपनी किसी भी केस में उसको मना नहीं कर सकती है। दैट ए कंपनी शैल नॉट प्रोहिबिट एनी मेंबर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स ऑन एनी ग्राउंड एक्सेप्ट मेंशन्ड अबव, जो भी एक्सेप्ट इन 2 को छोड़कर कहीं भी नहीं की जा सकती है। चलिए क्या कहते हैं, प्रोवाइड दैट ऑन ए पोल टेकन एट द मीटिंग ए मेंबर एंटाइटल्ड टू मोर देन 1 vote or his proxy were allowed on a person at the vote him need not, if he vote use all he votes or cast in the same way all he votes। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी। सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, जब भी पोल किया जाता है, पोल किया जाता है तो मेरे पास सपोज 100 शेयर्स है तो मैं 100 वोट दे सकता हूँ। एग्जाम्पल, मेरे पास 100 शेयर्स हैं तो मैं 100 वोट्स दे सकता हूँ। यस, जरूरी नहीं है कि मैं सारे के सारे वोट्स दूं। मैं किसी विषय पर वोट नहीं देना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी मेरे को कंपेल नहीं कर सकती है आपको वोट देनी ही देनी। किसी पर मैं यस कर सकता हूँ, किसी पर मैं नो कर सकता हूँ, किसी पर मैं साइलेंट रह सकता हूँ। किसी भी रेजोल्यूशन पर, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन है, मुझे कोई भी टेंशन देने की नीड नहीं है कंपनी की तरफ से। कंपनी कहता है कंपनी चुप कर, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मेरे पास पावर है, मैं चाहूँ तो यूज़ करूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं करूँ। इफ़ ही वोट्स कैन यूज ऑल हिज वोट्स और कास्ट इन द सेम वे ऑल द वोट्स ही यूजेस, मतलब या तो चाहे जैसे मर्जी दे या नहीं दे, वो उसकी पूरी की पूरी इच्छा है, कंपनी उसको वोट करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती है। क्लियर कंसेप्ट? ओके, वोटिंग राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन अलाउड है, बिल्कुल अलाउड, लेकिन किस केस में? कंपनी को कोई पेमेंट ड्यू हो, वो नहीं दिया हो और कंपनी का शेयर्स पर लीन लगा हो तभी अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्या करते हैं, मेथड ऑफ वोटिंग। अब वोटिंग के तरीके, कंपनी में मीटिंग में आएंगे तो अपन वोट कैसे दे सकते हैं? जैसे देखा है ना आपने, डांस इंडिया डांस में वोट दे सकते हैं, फोन के थ्रू दे सकते हैं, मेल के थ्रू दे सकते हैं, आप सिर्फ मिस कॉल दीजिए ऐसे दे सकते हैं। ऐसे ही कंपनी में भी जो भी रेजोल्यूशन लिए जाते हैं उन रेजोल्यूशन पर मीटिंग की जा सकती है। उन मीटिंग का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, मीटिंग का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, उन रेजोल्यूशन का डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि हम कंपनी का नेम चेंज करना चाह रहे हैं। जितने मेंबर वहाँ पर होंगे उनकी सहमति ली जाएगी, उनसे बात की जाएगी। अगर देश से यस, ऑर्डिनरी और स्पेशल व्हाटएवर, ऑर्डिनरी आपको पता ही है क्या होता है, 51% ऑर्डिनरी और 75% आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? चलते हैं आगे। कह रहे हैं मीटिंग का मेथड कैसे किया जा सकता है, मीटिंग कैसे की जा सकती है। 4 तरीके हैं मीटिंग के। नंबर 1 शो ऑफ हैंड्स, नंबर 2 वोटिंग बाय पोल, पोल से अपन ने वोटिंग दे दी जो हमने पढ़ा के पर्चे बना के देते हैं। नंबर 3 वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल,
इलेक्ट्रॉनिक मेल हम घर पर बैठे बैठे अपनी वोट दे देते हैं, यस, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कुछ ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली यूज्ड। एंड लास्ट वन इज पोस्टल बैलेट। ये पोस्टल बैलेट क्या होता है, बड़ा अच्छा होता है बच्चों। पोस्टल बैलेट इंक्लूड्स वोट बाय पोल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, दोनों को ये इंक्लूड करता है। वो हम पढ़ेंगे जब क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे कि क्या अपने को करना है। क्लियर? चलिए पहला पढ़ते हैं अपन, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स से क्या मतलब, हमने अभी जब चेयरमैन का टॉपिक पढ़ा था तब हमने पढ़ा था बच्चों क्या, कि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स कैसे कर सकते हैं। यस, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड, आप अपने हैंड को रेज कर सकते हैं कि चलिए मीटिंग का क्या प्रोसीजर है, मीटिंग में जो भी आप इस बात के लिए एग्री करते हैं, आप एग्री करते हैं तो यस आपको वोट दे देंगे, आप वोट दीजिए। अगर आप किसी चीज को एग्री करते हैं तो यस उस पर यस कर दीजिए, ऐसे एग्री नहीं करते तो उस पर नो कर दीजिए, नो सर हम तो तैयार ही नहीं है, आप शो ऑफ हैंड्स नहीं करते। डेपोज मॉनिटर, ठीक है, वहां पर ये बात की जाती है। तो इस विषय में क्या होता है, फाइनल डिसीजन चेयरमैन बनाया जाता है। चेयरमैन बंदों से कहता है कि यस आप अपने वोट दीजिए, बंदे वोट देते हैं, यस वो डिसीजन हो जाता है और वो रिजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है। क्या कहते हैं, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, सेक्शन 107, सेक्शन 107, अच्छी बात है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। सेक्शन 107 प्रोवाइड्स, क्या कहता है, बिफोर और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग। अपन ने पढ़ा था ना चेयरमैन पढ़ा था कि चेयरमैन कब होगा, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले, वो वाली बात की थी। कह रही जी या तो रिजल्ट से पहले की रिजल्यूशन पे ये तो क्या किया जा सकता है, सिंपली वो क्या रहा, सॉरी डिमांड फॉर पोल मैंने बच्चों ले लिया पॉइंट, आगे चलते हैं, सॉरी आ जाए ऊपर। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, सेक्शन 107, सेक्शन 107 क्या कहता है, सेक्शन 107 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। That any meeting a resolution put to vote on the meeting shall be decided on show of hands. Raise your hands simply और अपना डिसीजन दे दीजिए। This process is carried out by when there is no demand of poll. कह रहे जी कब ये डिसीजन, ये काम किया जाएगा, ये काम तभी किया जाएगा जब डिमांड फॉर पोल नहीं की जाएगी या इलेक्ट्रॉनिकली नहीं की जाएगी। अल्टीमेटली ये काम कब किया जाएगा, नो डिमांड फॉर पोल एंड नो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग। लिख लीजिए क्या लिखना है, नो डिमांड फॉर पोल क्या लिखना है, नो डिमांड फॉर पोल एंड नो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। मतलब नो पोल ओब्लिक नो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अगर इलेक्ट्रॉनिक ही दे दिया तो अपने को नीड नहीं, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दिया तो अपन पोल कर लेंगे। पोल भी नहीं किया तो यस ओनली दैट केस, ओनली इन दैट केस शो ऑफ हैंड्स हो सकता है और किसी केस में शो ऑफ हैंड्स आपका नहीं हो सकता। शो ऑफ हैंड्स इज अलाउड ओनली इन द केस ऑफ, ओनली इन द केस ऑफ जब आपने पोल नहीं किया है और आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी नहीं किया। ए डिक्लेरेशन ऑफ द चेयरमैन इन द मीटिंग ऑफ पासिंग ऑफ ए रेजोल्यूशन अदरवाइज बाय शो ऑफ हैंड्स एंड एन एंट्री टू दैट इफेक्ट। कह रहे जी कोई रेजोल्यूशन पास हो गया, 100 में से 100% अवेलेबल थे, उन्होंने 51% लोगों ने किसी बात पर यस कर दिया और उस पर 51 ही लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो क्या वो रेजोल्यूशन पास हो गया? आंसर इज यस, वो रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन दैट केस, रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन दैट केस, रेजोल्यूशन पास हो गया। अब वो पास हो गया तो क्या वो चीज़ें हमने को लिखनी पड़ेंगी कि यार ये रेजोल्यूशन किया, ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, आपको ये बताना पड़ेगा, ये कहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये बच्चों जितनी भी हमारी मीटिंग के प्रोसेस होता है, ध्यान सुनिएगा, जितना भी हमारा मीटिंग का प्रोसेस तो वो सारा का सारा एक बुक में लिखा जाता है, जिस बुक का नाम होता है मिनट्स बुक। अलग पूरा सेक्शन है इसका, पढ़ेंगे हम। कह रहे मिनट बुक में लिखा रहता है जो भी शो ऑफ हैंड से डिसीजन हुआ, फाइनली वो डिसीजन हुआ, यस वो कंक्लूसिव डिसीजन है, यस उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो डिसीजन विल बी द
फाइनल प्रूफ केस डिसीजन ले लिया गया है। अब जो जिस संदर्भ में डिसीजन लिया गया, जिस रेफरेंस में डिसीजन लिया गया है, वो डिसीजन को ओके किया जाए, उस डिसीजन रिलेटेड कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। By show of hands entry to that effect in the books containing the minutes of the meeting of the shall be conclusive evidence। कौन सा एविडेंस? कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट टू पासिंग ऑफ के रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया है, 100% रेजोल्यूशन जो है पास हो गया है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? ओके, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। अच्छे से पढ़िए, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, चलिए बात करते हैं आगे के सेक्शन को पढ़। आइए बच्चों, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये क्लियर? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स से कर लेंगे अगर पोल की डिमांड नहीं की जाती है तो, और वोटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कैरिड आउट की जाती है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा टॉपिक को होल्ड करें, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे। पहले कुछ चीज़ों की बात आई है, नंबर 1 मिनट्स बुक की बात है इसमें, और आपका बात है रेजोल्यूशन की, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डर रेजोल्यूशन, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे दोबारा से इन टॉपिक्स पर आएंगे। चलिए बच्चों आगे आ जाए। आपका टॉपिक नंबर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है बच्चों? रेजोल्यूशन की बात क्या है कि हर डिसीजन जो कंपनी की मीटिंग में लिया जाना चाहिए, बोर्ड में लिया जाना चाहिए, उस डिसीजन को लेने के तरीके होते हैं। डिसीजन को कैसे ले सकते हैं? यस, क्या आप इस बात के लिए एग्री करते हैं उस डिसीजन के ऊपर यस और नो करना, उस डिसीजन के ऊपर यस और नो करना, दैट विल बी कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। हर डिसीजन के लिए जाएगा। क्या बच्चों आप ऐसे काम करना चाहेंगे? क्या आप टेस्ट देना चाहेंगे? बच्चे कहते हैं यस सर। सिंपल, डिसीजन था वो पास हो गया, तो ये रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन मैंने बोला वो रेजोल्यूशन पास हो गया। जब वो पास हो गया तो देन इट बिकम्स ए डिसीजन। सिंपल, पहले रेजोल्यूशन मूव होता है, पहले बात कही जाती है, फिर कहने के बाद उन बातों का आंसर निकाला जाता है, फाइनली यस और नो में वो किया जाता है। जब वो आंसर यस और नो हो जाता है तो यस, वो जो है रेजोल्यूशन पास हो जाता है या फेल हो जाता है। पास हो गया तो यस हो गया, फेल हो गया तो मतलब नो हो गया सिंपली। तो इसके लिए क्या कहा गया है, रेजोल्यूशन हम बात कर लेते हैं। एवरी डिसीजन ऑफ ए कंपनी ईदर इन द बोर्ड और इन जीएम, जीएम इंक्लूड्स एजीएम एंड ईजीएम। पढ़ेंगे बच्चे इनको भी अच्छे से। एवरी डिसीजन ऑफ द कंपनी, हर डिसीजन जो है कंपनी का कहाँ पर लिया जाना चाहिए? या तो बोर्ड की मीटिंग में लिया जाना चाहिए, जीएम में लिया जाना चाहिए। जीएम में ईजीएम प्लस ईजीएम दोनों शामिल रहते हैं। बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन, मैंने आपको बताया कोई भी काम कैसे होगा, रेजोल्यूशन के थ्रू का। रेजोल्यूशन का तरीका क्या है? 2 तरीका है। नंबर 1 ओआर, नंबर 2 एसआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, सिंपल शब्द में बात समझे। ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। छोटी सी बात समझते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अच्छे से फिर क्लियर कर देता हूँ बच्चे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होते हैं। चलिए करते हैं हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज देयर आर 100 members in a meeting प्रेजेंट। क्लियर? कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है आपके ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, ये तो याद होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से होते हैं याद है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, याद आया? चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे कुछ पढ़ा था बच्चों। ये चारों डिसीजन आपके ऑर्डिनरी बिजनेस। इनके अलावा जो होते हैं वो स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिया जाता है और स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाता है। अब ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? अब ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, चलिए बात कर। सपोज मैंने कहा था देयर आर 100 मेंबर्स इन ए कंपनी। अगर हमें कहा कि डिक्लेरेशन जो है हमको करना है 8% की रेट से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं 8% डिक्लेरेशन हमने देना है। 100 मेंबर्स में से सपोज 51 मेंबर्स ने कह दिया यस, 49 ने कह दिया नो, तो क्या ये डिसीजन पास हो सकता है? आंसर इज यस।
ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, क्योंकि हाँ ज़्यादा है ना कम है, यस ज़्यादा है नो कम है। अल्टीमेटली यस ज़्यादा है नो कम है तो आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल, अगेन 100 मेंबर्स इन दैट। क्लियर? कहते हैं जी 60 यस कर रहे हैं, 40 नो कर रहे हैं, 40 कह रहे हैं नो, 60 कह रहे हैं यस, तो क्या रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? आंसर इज अगेन यस। ये पास हो जाएगा किससे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, क्योंकि वोट्स जो डले हैं फेवर में, मतलब यस की तरफ, यस बोल गए हम फेवर, और 40 नो बोले अगेंस्ट, तो क्या ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? आंसर इज यस, इट इज पास। वाइस वर्सा हो जाए तो 60 जो है अगेंस्ट में हो जाए, 40 आपके फेवर में हो जाए, तो यस रेजोल्यूशन पास होगा। आंसर इज नो, रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। क्लियर? इतना समझ आया? चलिए अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में एक और बात समझते हैं बच्चों, एक और बात समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में केवल वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं, सपोज अगेन 100 मेंबर्स, ठीक है, उनमें से 50 ने कहा यस, 50 ने कहा नो, ऐसा तो हो सकता है। इंडिया भाई कुछ भी हो सकता है, इंडिया फॉरेन कुछ भी हो सकता है। 50 ने कहा यस, 50 ने कहा नो, अब रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, बिल्कुल पास नहीं होगा 100%। इस समय पर क्या होगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा, इस समय पर क्या होगा? इस समय हमारे मिस्टर चेयरमैन के पास पावर होती है। क्या पावर होती है? यूज ऑफ कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट को यूज हो सकते हैं। ये कास्टिंग वोट क्या होते हैं और बता देता हूँ ध्यान से। सपोज एक चेयरमैन अपॉइंट किया गया, चेयरमैन जो अपॉइंट किया गया वो मेंबर में से अपॉइंट किया गया, जो हमने पहले भी रीड किया है। मेंबर में से जब चेयरमैन अपॉइंट किया गया तो इन दैट केस वो भी एक मेंबर है और चेयरमैन, दो पोजीशन उसके पास, नंबर एक तो वो चेयरमैन है प्लस में वो मेंबर भी है। क्लियर? दो बातें हो गई। अब कोई रेजोल्यूशन मूव होना है तो वो सबसे पहले एज ए मेंबर उस रेजोल्यूशन पर अपना डिसीजन देता है, यस और नो वट एवर। क्लियर? दे दिया। अब फाइनली काउंटिंग हुई फाइनली, अब कितना, एक 50-50 आ रहा है। अब क्या होगा इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, अब ये वोट्स इक्वल हो गए ना, 50-50 है ना, ब्रिटानिया 50-50 कह रहे हैं 50-50 हो गए। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है बच्चों, अब चेयरमैन अपना वोट यूज कर सकता है, कौन सा? चेयरमैन वाला, because he is heading as a position of chairman, so he can use his chairman vote। जो चेयरमैन का जो वोट है वो कास्टिंग वोट है, और ये केवल और केवल कभी यूज किया जाता है? केवल और केवल इस केस में यूज किया जाता है ओनली इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। जब आपके वोट्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब 50-50 हो जाता है, तभी इसकी नीड है, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, क्योंकि ओआर में तो एक ही वोट का खेल है। अब इस केस में चेयरमैन जिस साइड पर वोट दे देगा, अगर वो कह देगा यस तो हो जाएंगे ये कितने, 50 + 1 51, तो ये जीत जाएंगे यस। अगर वो कह देगा नो, एक प्लस इधर हो जाएगा तो वो इधर हो जाएगा यस, नो हो जाएगा, मतलब वो रेजोल्यूशन पास। इन दैट केस चेयरमैन कैन यूज, कहाँ पर? ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ कास्टिंग वोट। क्लियर? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ये है बच्चों ओआर। तो एक बार ओआर को पढ़ते हैं फिर हम आगे चलते हैं, चलिए बात करते हैं। चलिए क्या कहते हैं, प्रोवाइड if the notice acquired has been duly given, वो तो नोटिस की बातें कर रहा है। सेक्शन 101 में नोटिस दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, जो हमने नोटिस से रिलेटेड सेक्शन पढ़ा भी है 101 दिया जाना चाहिए। 101 में आपके नोटिस से रिलेटेड सारे प्रोविजन बताए हुए हैं। कह रहे ड्यूली गिवन एंड इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय वोट्स, यस पास होना चाहिए, किससे? शो ऑफ हैंड से हो, चाहे पोल से हो, चाहे वोट से हो, जैसे मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट, ये आपको मैंने बताया कास्टिंग वोट अच्छे से। कास्टिंग वोट कब होगा? चेयरमैन का वोट होता है। इफ एनी ऑफ द चेयरमैन बाय मेंबर्स, कह रहे हैं अगर मेंबर्स ने चेयरमैन चुना है तो, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है।
हु बीइंग टू डू सो, वोट इन पर्सन और प्रोक्सी, जो भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। प्रोक्सी और बाय पोस्टल बैलेट एक्सीड द वोट, अब बात क्या करें, क्या क्या मतलब होता है, एक्सीड द वोट अगेंस्ट द रिजन बाय मेंबर सो एंटाइटल एंड वोटिंग, मतलब एक्सीड करने चाहिए वोट 50 51 50 51 60 40 एक्सीड करने चाहिए। अगर एक्सीड करेंगे किसी भी केस में तो यस वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन माना जाएगा, मतलब वोट जो है ज्यादा होना चाहिए कुल मिला के, कोई नंबर नहीं बताया हुआ है, एक भी ज्यादा है तो यस वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मान लिया जाएगा। क्लियर, डन, एग्जाम्पल में वी हैव डन अच्छे से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डन, यस क्लियर। अब चलते हैं आगे स्पेशल रेजोल्यूशन पे। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं SR। SR, चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं वो क्या चीज होती है। सपोज देयर आर suppose there are 100 members, कितने मेंबर, अगेन सिस्टम सेम है, 100 से कम तो अपन लेते ही नहीं है कभी भी ना। अगेन 100 मेंबर, कोई रेजोल्यूशन पास होना है, कोई डिसीजन पास होना है, तो उस डिसीजन के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान सुनेगा। 100 में से अगर SR की बात हो रही है, वहां पर यहाँ पर क्या बात हो रही है बच्चों, SR की बात होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात हो रही है। 100 में से अगर 75 पीपल कहेंगे कुछ, 75% और मोर, वही डिसीजन वैलिड होगा, वेदर ये यस हो वेदर ये नो, कोई टेंशन नहीं। सपोज कोई डिसीजन लिया जाना है कि कंपनी का नेम चेंज करना है, चेंज ऑफ नेम करना है कंपनी का, ठीक है, रामा लिमिटेड से श्यामा लिमिटेड बनानी है, सिंपली कंपनी का नेम चेंज करना है, क्या बनानी है, रामा लिमिटेड टू श्यामा लिमिटेड बनानी है। क्लियर, इन दैट केस कहते हैं जी आपको SR की नीड है, तो SR की नीड है अगर मेंबर से अवेलेबल 100, आई एम टेकिंग ए फिगर, जितने भी होते हैं उसका 75% कर लिया जाता है। 100 मेंबर्स हैं, उसमें से 75% कहते हैं यस, मिनिमम 75 कहते हैं यस, तो ये आपका SR है, स्पेशल रेजोल्यूशन है। 25 कहते हैं नो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 लोगों की कोई वैल्यू नहीं उस समय पर यस। 75 लोगों ने हाँ बोला ना तो यस, अब 75 लोगों ने बोल दिया नो और 25 लोगों ने बोल दिया यस। अब किसकी बात मानी जानी चाहिए, ऑलवेज इनकी। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा, जिसमें मिनिमम 3 टाइम्स का रेशियो नो और यस के बीच में, मिनिमम 3 टाइम्स, 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 आप करते हैं तो यस इट इज इक्वल टू 75%, मिनिमम 3 टाइम्स का आपका रेशियो रहता है। इसी में और बात कर लेते हैं, मैंने कहा मिनिमम 3 टाइम्स होना चाहिए, अगेंस्ट में वोट या फेवर में वोट, सिंपली बात एक ही है, किसी भी तरीके से यस भी हो सकती है नो भी हो सकती है, लेकिन वो मिनिमम 3 टाइम होना चाहिए। क्या टेस्ट देना चाहते हैं, सिंपल ऐसा बात करता हूं, अगर मैं 100 मेंबर में से 75 स्टूडेंट कह देते हैं यस देना चाहिए तो यस वो स्पेशल रेजोल्यूशन बोला जाएगा। अगर 100 में से 75% कहते हैं सर हम नहीं देंगे, देना नहीं चाहिए, यस इट हमेशा देने की फिर में तो बच्चे रहते ही नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बच्चों आपका ये कौन सा रेजोल्यूशन है, ये आपका ऑर्डिनरी सॉरी ये आपका स्पेशल रेजोल्यूशन से पास नहीं हुआ है। क्लियर, अगर यस है तो पास हो गया, नो है तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करता हूँ एक और छोटा सा क्वेश्चन, अब आप जवाब दीजिएगा, सिंपल 100 मेंबर्स, उसमें 80 मेंबर्स कह रहे हैं यस, 20 कह रहे हैं नो, किसी बात के लिए नेम चेंज करने की बात कर रहे हैं, 80 कह रहे हैं यस, 20 कह रहे हैं नो, क्या ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, आंसर इज यस। मैंने बोला बच्चों मिनिमम 75%, 75% से ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, 85% कह रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन है यस, 95% कह रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन है यस, 100% लोग कह रहे हैं यस स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस
यूनानिमस रेजोल्यूशन इसको बोलते हैं कि जब बिना किसी विद्रोह के सब ने यस कर दिया तो यस, इसको यूनानिमस रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर, डन। अब अपन लॉ की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ये सिंपल टर्म की लैंग्वेज थी दोनों, ऑर्डिनरी और स्पेशल की। अब लॉ की टर्म्स पर जाते हैं, लॉ की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेते हैं वो क्या कह रही है। चलिए आइएगा फटाफट। कह रहे हैं क्या, हाँ जी, स्पेशलाइजेशन। A specialization when the intention of has been given duly specified notice। सिंपली यार वो नोटिस की बात बार बार तो करनी ही है, कोई दिक्कत नहीं। 101 में नोटिस अच्छे से दे दिया हो, कहाँ पर दे दिया हो, 101 में अच्छे से नोटिस तो दे दिया, नोटिस की सारी शर्तें पूरी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अपने सारे मेंबर्स को दे दी गई, बताया जाए कि डिसीजन जो नोटिस में बता दिया गया ये ऐसे ऐसे पास होगा। सिंपली क्या वो सेम पोजीशन सारी सेम है। The vote cast in favor of resolution whether on a show of hands or electronically or on a poll by members who has been to do vote in person or by proxy or by postal ballot। सेम पोजीशन, सेम जो उसमें बोल रहा था OR में सेम यहीं पर बोल रहा है, बस चेंज क्या कर रहा है, आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ वोट्स इफ एनी। अगर है तो क्या कह रहा है, बातें सारी सेम अप्लाई हो रही हैं। सेम अप्लाई कौन सी हो रही है, बिल्कुल वही बातें अप्लाई हो रही हैं जो हम ऊपर पढ़ कर रहे थे, लेकिन बस फर्क क्या है, वहां पर एक्सीड्स था, यहाँ पर 3 times चेंज। तो 3 times का मतलब होगा स्पेशलाइजेशन। अब ये जो चीज आती है बच्चों, मैंने आपको कितनी बार बताया कि ऐसा कुछ आता है कि आपका एक सेक्शन में जो लिखा हुआ है और दूसरे सेक्शन में, ध्यान से देखिएगा आपको मैं पढ़ाता हूँ। प्रोवाइड दैट ए रेजोल्यूशन शैल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, प्रोवाइड दैट ए रेजोल्यूशन शैल बी ए स्पेशल रेजोल्यूशन if the notice required has been duly given, if the notice has been duly given, required to pass by votes or show of hands or electronically, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप एक चीज को अच्छे से पढ़ लेंगे, एक चीज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो यस, उस केस में आपको दूसरी चीज को अच्छे से रीड करने की नीड नहीं पड़ेगी, केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब इस केस में केवल आपको ये वाले पॉइंट ही नीड करने, कौन से, केवल यही पॉइंट, नॉट लेस देन 3 times, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, केवल और केवल आपको ये रीड करना है और आपको कुछ भी रीड नहीं करना है 3 times के अलावा। क्लियर, तो इस चीज को हम बोलते हैं बच्चों म्यूचेटिस म्यूचेंडिस। म्यूचेटिस म्यूचेंडिस का मतलब है डू द नेसेसरी चेंजेस वेयर एवर एप्लीकेबल। क्या बोलते हैं, चलिए बात बता देता हूँ। इस चीज को कैसे समझते हैं, do the necessary changes, do the necessary changes wherever applicable। और वो क्या हो जाता है आपका म्यूचेटिस म्यूचेंडिस। अब इसको अच्छे से समझने के लिए बच्चों हम एक चीज की तरफ चलते हैं। म्यूचेटिस म्यूचेंडिस को अच्छे से समझते हैं वो क्या होता है। म्यूचेटिस म्यूचेंडिस, ध्यान दीजिएगा, ओके। म्यूचेटिस म्यूचेंडिस, अभी थोड़ा नेट स्लो है, थोड़ा समय ले रहा है, कोई बात नहीं, हम इसी को पढ़ लेते हैं पहले। क्लियर, इतना समझ आया कि आपको चेंजेस जो करना है वो कैसे समझना है। कि आपको कोई चेंजेस आए तो यस, आपको केवल और केवल कैसे ले लेना चाहिए, वैसे ले लेना चाहिए। आपको केवल ध्यान रखना है कि 3 times ज़्यादा हो रहे हैं तो वो रेजोल्यूशन है, 3 times और मोर देन 3 times, और अदरवाइज एक से ज़्यादा वोट हो रही है, अगर एक से ज़्यादा भी फेवर में वोट हो रहे हैं तो वो क्या है, वो आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा टॉपिक है, एक बार और पढ़ लीजिए। रेजोल्यूशन पास्ड एट अडजर्न मीटिंग। अच्छा बच्चों, ये क्या कहता है, रेजोल्यूशन पास्ड एट अडजर्न मीटिंग, मतलब कोई भी अर्जेंट मीटिंग आपकी हुई तो रेजोल्यूशन किस दिन पास माना जाना चाहिए। अब ये रेजोल्यूशन किस दिन पास होना चाहिए, ध्यान से,
एडजर्न मीटिंग कब होती है? एडजर्न मीटिंग होती है जब कोरम नहीं आता या वट एवर द रीजन, सपोज कोरोना फैल गया, मीटिंग आपकी अर्जेंट है, मीटिंग हो नहीं पाई किसी वजह से, तो क्या होगा? मीटिंग आपकी अर्जेंटमेंट हो जाएगी, मीटिंग आपकी आगे चली जाएगी। इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस ये होगा बच्चों, कुछ डिसीजन उस मीटिंग में लिए जाएंगे, तो वो डिसीजन की वैलिडिटी कौन सी डेट की मानी जाए, ये बात ये सेक्शन उस चीज पर बात कर रहा है। चलिए बात करते हैं। प्रोवाइड दैट वेयर ए रेजोल्यूशन इज पास्ड एट द एडजर्न मीटिंग, एडजर्न मीटिंग वट एवर ड्यू टू क्वोरम की वजह से या कोई और भी वजह हो सकती है, क्वोरम की वजह से भी हो सकती है या कोई और भी वजह हो सकती है, कोई टेंशन नहीं। कह रहे एक कंपनी होल्डर ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर इन ए कंपनी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन कौन सा, OR या SR कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, OR SR तो अब क्लियर हो जाएगा, OR या SR कोई भी हो, shall for all purpose to be treated as having been passed on the date in which, on which, having passed on the date on which it was in fact passed and shall not be deemed to have been passed on any earlier date। ओहो, क्या कह रहा है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से दीजिएगा, बातों पर ध्यान, समझते हैं। चलो अभी क्या कहना चाह, सपोज हमने मीटिंग बुलाई बच्चों 10th ऑफ जून, बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं। अब मीटिंग में कोरम नहीं आया, ठीक, मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए जाने थे 10th ऑफ जून को, मीटिंग में कोरम नहीं आया। अब नहीं आया तो क्या करेंगे, मीटिंग जो है वो अर्जेंट कर दी हमने, कब के लिए, नेक्स्ट वीक सेम प्लेस सेम टाइम 17th ऑफ जून, क्लियर। इस मीटिंग में कोरम हमारा अवेलेबल था। सपोज मीटिंग में कुछ डिसीजन हुए, मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशंस पास्ट 100%, कुछ रेजोल्यूशन पास्ड हुए। अब वो जो रेजोल्यूशन पास्ड हुए वो उसकी बात कर रहा है कि वो किस डेट को पास हुए, वो 17 तारीख को पास हुए माना जाए या 10 तारीख को पास हुए माना जाए। हमारा क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन कह रहा है वो ये कह रहा है कि मीटिंग तो हमारी हुई कब, 17th ऑफ जून को, लेकिन मीटिंग किस वजह से हुई, क्योंकि 10th ऑफ जून को नहीं हो पा रही थी, 10th ऑफ जून को कुछ भी दिक्कत परेशानी थी, इसके लिए मीटिंग 10th ऑफ जून को अवेलेबल नहीं हो पाई थी, तो मीटिंग कब हुई, 17th ऑफ जून को। अब 17th ऑफ जून को मीटिंग हुई तो क्या कहना चाह रहा है, जो भी रेजोल्यूशन पास हुए वो कब माने जाए पास हुए, वो इस दिन माने जाए पास हुए, क्योंकि इनफैक्ट पास्ट का मतलब यही है, इनफैक्ट का मतलब जिस दिन वो एक्चुअली में पास हुए, नॉट द अर्लियर डेट। अर्लियर डेट हमारी 10th ऑफ जून है, 10th ऑफ जून को नहीं हम मानेंगे, चाहे हमारी मीटिंग 10 जून को आनी थी, लेकिन उस चीज़ से हमारा कोई रेलिवेंसी नहीं रहती। अब हमारे लिए क्या बोल रहा है कि आपको ये मानना है कि जो भी आपके डिसीजन, जो भी रेजोल्यूशन पास हुए, कौन से जून को पास हुए, 17th ऑफ जून को पास हुए, इससे अर्लियर डेट पर पास नहीं हुए। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं, आगे चलते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं, रेजोल्यूशन पास्ड एट अर्जेंट मीटिंग, अब ध्यान समझिएगा, वेयर इज पास्ड एट अर्जेंट मीटिंग ऑफ द कंपनी या होल्डर, कोई क्लास की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रेजोल्यूशन जो भी होता है, ऑल पर्पज, किसी पर्पज के लिए, शैल बी ट्रीटेड एज हैज बीन पास्ड ऑन द डेट ऑन विच इट वाज इन फैक्ट पास्ड। इन फैक्ट पास्ट का मतलब आपको बता दिया, एंड शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन एनी अर्लियर डेट, अर्लियर डेट पर वो नहीं माना जाएगा, अर्लियर डेट पर वो पास नहीं हुआ है, वो उसी दिन पास हुआ है जिस दिन वो एक्चुअली में पास हुआ, उसके अलावा वो किसी और दिन पास नहीं हुआ है। ओके, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, आपको फिर से क्लास भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, और तैयार रहिएगा अच्छे से पढ़ कर, ताकि चैप्टर खत्म होते ही हम टेस्ट ले पाए। ओके बच्चों, थैंक यू।